हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते ही हैं और मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। तो इसी के साथ ही चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोस आए थे उनमें मैंने प्राचीन भारत के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो पाए थे उन्हें सॉल्व करवाने की पूरी से पूरी कोशिश करी थी। इसी के साथ ही आज की जो क्लास है इसमें हम मध्यकालीन भारत के बारे में जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उन्हें धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे। एनसीईआरटी का जो महत्व है आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता चल चुका होगा कि अगर एनसीईआरटी नहीं है तो इसके बाद तैयारी के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को हम कहीं ना कहीं बेस कह सकते हैं, चीज़ों की शुरुआत कह सकते हैं। अगर उसी पे ही अगर कमांड नहीं होगा तो सारी चीज़ें ऊपर से ही चली जाएंगी और हमारे समझ बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्लास 7th के प्रश्नों का हल, और आज जो हम चैप्टर की बातें करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ बातें करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। बुक्स वगैरह की अगर बातें करूं तो कुछ ऐसे दिखती है आप सभी की किताबें, और इसका नाम है आवर पास्ट 2, यानी हमारे अतीत का दूसरा भाग। हमारे अतीत इतने ज़्यादा हैं, इसके कहने का सीधा मतलब ये है कि ज़रा ध्यान दीजिए, चीज़ों को तोड़ना मेरा काम है और एक तोड़ करके एक शॉर्ट ट्रिक निकाल करके आप सभी के सामने लाना, इसमें मैं कहीं ना कहीं माहिर हूँ। तो आप सभी को सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वह यहाँ पे मैं देने में विश्वास रखता हूँ। कमेंट सेक्शन का जो यूज़ है, आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन को भर दीजिए ताकि चीज़ों को मैं इन फ्यूचर क्लासेस में या इन फ्यूचर वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर पाऊँगा। तो इसी के बाद देखने की शुरुआत करते हैं। तो अब बुक्स को लेकर के किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं आ जाना चाहिए कि सर अब मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है उसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या हम जे.एल. मेहता की किताब पढ़ें, क्या हम सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, इन सारी चीज़ों पे बातें करें। तो अब मान करके चलिए हमें इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं करना है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है इस पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखता हूँ कि मेहनत ही है जो आपको कल होके सफलता दिलाएगी। इसमें आपके किताबों का ज़्यादा रोल नहीं होता, इसमें चीज़ों का जो बाहरी जो ज्ञान है, बाहरी जो लोग हैं, इन सब चीज़ों को खुद की पढ़ाई पे फ़र्क ना पड़ने दें और मेरा जो कहना है वो सिर्फ मानते चलें, ताकि जो तैयारी है आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पॉजिटिव वे में चल रही है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही पॉजिटिव जो एटीट्यूड है आपका एग्ज़ाम के तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करेगा, और एग्ज़ाम जब क्लियर होगा तो आप सभी यही कहेंगे कि अगर आप नहीं होते हमारे साथ तो हमारा ये पेपर भी क्लियर ना होता। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो मेडिवल की बातें करूं तो कोई और किताब को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 7th की किताब फॉलो करनी है। इसी के बाद आधुनिक की बातें होंगी, इसी के बाद आर्ट एंड कल्चर की बातें होंगी, इसी के बाद वर्ल्ड की बातें होंगी। तो आप लोगों को दूसरी किसी किताबों पर फ़िलहाल के लिए नहीं जाना है, और कब जाना है, कैसे जाना है, इन सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि एक बार जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद चीज़ें जितनी भी आपके ऊपर दी जाएंगी आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अभी के लिए सिर्फ क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करिए। कहाँ आपको लेक्चर्स देखने हैं वो आपको पता ही है, और टेस्ट सीरीज़ को लेकर के जो डाउट उठ करके आते हैं उसका एकमात्र उपाय है हमारा OTP यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। जो ये ऐप है वो फ्री में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और चीज़ें देखिए किस हिसाब से वहाँ पे चल रही हैं। चीज़ें कहने का मतलब रोज़ रोज़ वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, रोज़ रोज़ वहाँ पे नए जो इनिशिएटिव है वो लिए जा रहे हैं। उसको जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि एक बार अगर मौका छोड़ दिया तो हो सकता हो वो मिलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, और वही कुछ टाइम में आपका काफ़ी ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका समय किसी भी रीज़न से ख़राब हो। अब ज़रा आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा काम है कि इंडेक्स को पढ़ाना, इंडेक्स के बारे में बताना। एंशिएंट के टाइम फ्रेम में मैंने आप सभी को सोर्सेज से, स्रोत से लेकर के जो लास्ट वहाँ पर पोस्ट गुप्ता पीरियड के जितने भी शासक हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बता करके एक
फॉर्मेशन इस तरह का बना दिया था कि जो हमारे अध्याय हैं, जो हमारे चैप्टर हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक हैं। और टॉपिक से टॉपिक निकालना मेरा काम है, टॉपिक से टॉपिक को तोड़ करके आप सभी के सामने लाना ये मेरा काम है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसी के साथ देखा जा रहा है कि मैंने हिंदी को भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्व दिया है, हिंदी को भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस दिया है, क्योंकि लोग ये ऐसा कहते हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि जो हिंदी मीडियम से है उनके रिज़ल्ट कम आ रहे हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इंग्लिश मीडियम को चुन लेना है और चीज़ें देखिए किस हिसाब से चलती हैं। लेकिन मेरी अगर बात मानिएगा तो वो चाहे हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत के हिसाब से पड़ेगा, और जिस हिसाब की आपकी मेहनत होगी उस हिसाब के आपके वहाँ पे रैंक आएंगे, उस हिसाब से आपका वहाँ पे नंबर आप देख पाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे सामने पहला जो अध्याय उठ करके आया है वो है 1000 वर्षों के माध्यम से परिवर्तन का पता लगाना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस की ही बातें की गई हैं, किस हिसाब से जो मध्यकालीन में जो चीज़ें हैं, मेडिवल इंडिया में जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने उभर करके आई हैं। वो क्या है, वो इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, वो पिलर्स हो सकते हैं, वो किताबें हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी ऐसा सोर्स होगा, कोई सा भी ऐसा स्रोत होगा जिससे हम आज के डेट में पता लगा पाएंगे कि चीज़ें किस हिसाब की थी उस टाइम पे, और आज हमारे इंडिया में उन सारी चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ने वाला है। अध्याय 2 की बात करूं तो नया राज्य और राजा के बारे में, फिर अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य, शासक और भवन यानी रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, उसके बाद ही नए व्यापारी और शिल्पकार, इसका मतलब टाउन ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सन, फिर उसके बाद जनजातीय, खाना बदोश और उसमें बसे समुदाय यानी कि ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। 8th की बात करूं तो परमात्मा के लिए भक्ति पथ, डिवोशन पाथ टू द डिवाइन, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, द मेकिंग ऑफ रिलीजियन कल्चर्स, और आखिरी जो चैप्टर है वो है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन यानी 18वीं सदी की राजनीतिक संरचनाएं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मेडिवल इंडिया ये माना जाता है कि जो भी हमारे पास एविडेंस मिला है वो पक्का ही है। इसका मतलब ये है कि अगर एंशिएंट में, प्राचीन में आप 100, 200, 500, 1000 साल अगर ऊपर नीचे भी कर देंगे तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। मगर अगर मध्यकालीन की बातें करूँ, मेडिवल की बातें करूँ, तो यहाँ पर देखिए चीज़ें कुछ इस प्रकार चलेंगी कि अब हमें पता है कि बाबर 1526 में आता है और लड़ाई लड़ करके चीज़ों का यहाँ पर अपना एक साम्राज्य फैलाता है। अब इसी का जो आंसर है, अगर आप गलती से भी 1525 लिख देते हैं या फिर 1527 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसी के बाद देखा ये गया था कि अगर आधुनिक के बारे में बातें करूं तो हमें पता है कि इस डेट में, इस साल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि उसका भी रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने एक स्टोर हाउस बना दिया था जो कि सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करके वहाँ रखते जाते थे। उनका ये मानना था कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो लेटर्स हुआ करते थे, वही इन फ्यूचर में जो अगला जनरेशन आएगा उन्हें चीज़ों का नॉलेज करवाएगा कि चीज़ें किस प्रकार आगे चली थी। इसी के साथ देखते ये हैं कि देखिए मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत की अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें हमारे पास लिमिटेड है, और अगर इन फ्यूचर या फिर इन केस अगर चीज़ें हमारे पास अनलिमिटेड भी होती हैं तो मेरा यहाँ पे यही काम रहता है किस हिसाब से चीज़ों को एक लिमिट में लेकर के आऊँ और वही लिमिट आप सभी के सामने रखूँ, ताकि सिर्फ आपको लिमिटेड ही पढ़ाई करना पड़े। क्योंकि देखा जाता है यूपीएससी के सिलेबस के बारे में लोग कहते हैं कि ये एक इस प्रकार का एग्ज़ाम है कि कुछ भी पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें इनमें से ही आती हैं, लेकिन वो इस प्रकार आती हैं कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और फिर बाद में यही कहते हैं कि जो यूपीएससी है वो कुछ भी पूछ देता है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई नहीं सॉल्व कर पाता है। तो अगर मध्यकालीन की अगर मैं बातें करूं तो मध्यकालीन का जो टाइम फ्रेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर एंशिएंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर इसे सोचा जाए, क्योंकि एंशिएंट का टाइम हल्का सा बोरिंग था, लेकिन चीज़ों को सही से लेकर के आना मेरा काम था, और मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को एक आइडिया दे दिया था कि चीज़ें किस प्रकार आगे चली थी और किस प्रकार जो एंशिएंट का टाइम फ्रेम था वो ख़त्म हुआ था। लेकिन अब मैं मध्यकालीन की बातें करता हूँ तो मध्यकालीन में ज़रा देखिए, ज़रा दिमाग लगाइए, हमारे
हमारे पास चीज़ें लिमिटेड हैं। और लिमिटेड कहने का ये मतलब है कि जो भी सारे डेट्स हैं, जो भी सारे नाम हैं, डेट्स और नाम से मुझे ये याद आता है हमेशा कि लोगों के या फिर आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, सर इसमें ईयर्स कैसे याद रखें, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करें। तो उन सारी चीज़ों का एक ही फाइनल आंसर आप सभी के सामने निकाल करके आऊँगा, और वो ये है कि जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। ज़रा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। ये लाइन क्यों मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो काम है वो बहुत हल्के वे में करा करके आप सभी के दिमाग में बिठा देना काम है। अब ज़रा सोचिए चीज़ें किस प्रकार चली थी। लोग क्या कहेंगे कि मोटी मोटी किताबें उठाओ और उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके अपने दीवारों पे लगा दो, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आपको डेट्स में दिक्कत आ सकती है, आपको टाइम में दिक्कत आ सकती है, आपको नाम याद रखने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर मैं आप सभी के सामने हूँ तो ये सारी दिक्कतें अब सिर्फ एक आपके लिए जोक बन के रह जाएगा कि ये अब जो दिक्कत है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं यही बताऊंगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरे नोट्स बन रहे हैं या फिर आप लोग बना रहे होंगे, या फिर जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन डिस्कस करवाना ही खुद में एक बहुत बड़ा काम है। खुद में ही आप सोच सकते हैं कि अगर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन किस तरह से निकल करके आता है। इन सब का जो एग्जाम्पल है मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप सभी को समझाया था। जो क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स में दिया था उसी को घुमा फिरा के MCQ के फॉर्म में या फिर कंसीडर द फॉलोइंग के टर्म में आप सभी को UPSC में देखने को मिलेगा। ना ही केवल UPSC को ही ध्यान रखते हुए बाकी जितने भी एग्ज़ाम आप सभी के सामने आते हैं, क्योंकि ज़रा देखिए और ख़ुद दिमाग लगाइए, हिस्ट्री का जो हमारा टाइम फ्रेम है ये कभी बदला नहीं है और ये कभी इन फ्यूचर बदल भी नहीं सकता है। चीज़ें अगर रीराइट होने की भी कोशिश होगी तो इसी को आधार माना जाएगा, और आधार जब इसको माना जाएगा तो ये जो चीज़ है ये गलत नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं मॉडिफाइड होंगी। आप सभी के सामने एक नया चेहरा आएगा, लेकिन जो बेस होगा वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर UPSC में सवाल आता है कि ज़रा बताइए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, और लोगों ने स्टूडेंट्स के तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह या फिर मैसेज वगैरह भी आया था कि सर इन सारी चीज़ों का मैंने कभी आज तक सुना भी नहीं था, बट ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब ज़रा यही दिमाग लगाइए, जो वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तो वो कोई खुद से मन से बना करके तो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक चीज़ों को उठा रहा है, उसको हल्का सा घुमा रहा है और आप सभी के सामने इसे ला रहा है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस हिसाब से इधर उधर होता है, लेकिन अगर मैं हूँ आप सभी के साथ तो चीज़ें किस प्रकार अच्छे से चलेंगी, इन सब का एग्जाम्पल आप सभी देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। और इवन काफ़ी ज़्यादा लाइक्स कमेंट भी आते हैं, इनको और भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसका मतलब ये है कि अगर जिससे इस चीज़ की ज़रूरत होगी उस तक ज़रूर पहुँचाइए। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मेरे नाम के फ़ैन पेजेस बन रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट की बात है। और इवन आप लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है अपने गोल से, अपने एम से, ना कि जो फालतू लोग हैं जो आपको इधर उधर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मध्यकालीन को तोड़ने की बात अगर मैं कहूँगा तो मध्यकालीन को आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और वो ये है, कुछ पहले की बातें करी जाए तो आपके जो पोस्ट राजपूताज जो आपके रूलर्स उठ कर के आए थे वो हुआ करते थे। उसके बाद ही हमारे दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है, फिर उसके बाद मुग़ल साम्राज्य आ जाता है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से कर जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मध्यकालीन में। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मोटी मोटी किताबें उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। YouTube चैनल पर आइए, वीडियोस देखिए, और बाकी आपको लगता है तो एनी टाइम लर्निंग ऐप का भी यूज़ करिए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आप सभी से, एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिएगा, हमारे OTP का प्लेटफॉर्म का यूज़ करिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है क्वेश्चंस को बनाने में, क्वेश्चन को डिज़ाइन करने में, क्वेश्चन को घुमा फिरा के जिस हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के आप सभी के सामने लाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपने
आपने अगर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी तो एक कॉन्फिडेंस बनेगा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रैंक हासिल कर पाएंगे। और स्कोर वगैरह तो आप भूल ही जाइए, वो इस हिसाब का रहेगा। आप लोग एट द एंड यही कहेंगे कि सर अगर आप ना होते हमारे साथ तो हमारा ये जो पेपर है ये क्लियर नहीं होता। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये समझा देना चाहता हूँ कि मध्यकालीन की जो शुरुआत हुई थी, बाहर से जब लोग आ रहे थे, इसका मतलब ये है कि जिन्हें हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, जिसका मतलब ये है अतीत में किसे विदेशी माना गया था। ज़रा ध्यान दीजिए, आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो विदेशी किसे कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है वो फॉरेन से आया हुआ है, जिस हिसाब से इसको हम फॉरेनर भी कह सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन सोसाइटी और ए कल्चर एंड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज वॉज रिगार्डेड एज अ फॉरेनर। इसका मतलब कोई भी अजनबी जो एक निश्चित समाज या संस्कृति से संबंधित नहीं था और उस विशेष गांव का हिस्सा नहीं था, उसे विदेशी माना जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को बताया था एंशंट में भी, और जो सिग्निफिकेंस पे बातें करी थी, तो कैसे सोसाइटी का जो रोल है आप सभी के सामने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी कि ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है और ये एरिया 3 है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग एरिया मैंने बांट दिया है। इन्हें आप स्टेट कहिए, इन्हें आप राज्य कहिए, इन्हें आप जिला कहिए, इन्हें आप नगर कहिए, इन्हें साइट कहिए, कुछ भी कहिए, फ़िलहाल के लिए इसे एरिया मान करके चलते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इस एरिया में अगर किसी का ऑक्यूपेशन सिर्फ़ और सिर्फ फार्मिंग है तो एरिया 1 में वही लोग रहते होंगे जो फार्मिंग वगैरह किया करते थे। एरिया 2 की अगर बातें करी जाए तो ये ऑक्यूपेशन सपोज़ करिए ये घड़े बनाते थे, ये पोट्री का काम किया करते थे, जिस वजह से जो हमारा एरिया 2 में जो लोग हैं वो यहाँ रहा करते थे। एरिया 3 में हमारे बिजनेसमैन वगैरह रहा करते थे, यानी कि जो ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे, ये एरिया 3 में रहा करते थे। अब ज़रा देखिए, ये लोगों को आपस में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिए, अगर फार्मिंग जो कर रहा है उसको बिजनेसमैन से या फिर पोइट्री वाले से पहले स्टेज में तो कोई मदद नहीं चाहिए होगा, उन्हें ज़रूर चाहिए होगा, लेकिन एट द एंड। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मान करके चलिए इस एरिया में फार्मिंग हो रही है, इस एरिया में अगर घड़े बनाए जा रहे हैं और इस एरिया में जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग रहते हैं, तो ये लोग स्टार्टिंग के फेजेस में एक दूसरे पे तो विश्वास तक नहीं करते होंगे, बट एट द एंड हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी, और यही जो चीज़ें हैं मैं आप सभी को एक बार बस बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सोसाइटी का फॉर्मेशन है वो कुछ इसी प्रकार हुआ है। आज की भी डेट अगर बातें करी जाए तो दिल्ली को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तो ये जितने भी एरिया हमारे सामने उभर करके आए हैं, इन जगहों की अपनी अलग अलग एक इम्पॉर्टेंस है। ज़रा झारखंड की ही बातें करी जाए तो वहाँ मिनरल्स, रिसोर्सेज, स्टील्स वगैरह इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मान करके चलिए वो स्टेट अगर अलग हो जाता है या फिर उस स्टेट से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो बंद हो जाता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की शुरुआत हो जाती है। इसका मैं सीधा आप सभी को लिंक करूंगा रिलीजियन से, कल्चर से। इन दोनों से, इन तीनों को भी यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सपोज़ करिए R1 फॉलो करते होंगे, ये R3 फॉलो करते होंगे और ये R2 फॉलो करते होंगे। कल्चर से, रिलीजन से इन तीनों का आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि रिलीजन का जो फैलावा है, रिलीजन का जो प्रचार है, वो एक सीमित एरिया तक ही उस टाइम तक रह जाता था। किस तरह से लोग धर्म को, धम्मा को प्रचार करते थे, मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें एंशंट में बताई थी। और इनका मेन कहने का मतलब मेरा यही है, मैं आप सभी को इस चीज़ में फॉरेनर के बारे में बता रहा हूँ, कौन होते थे ये विदेशी, और इनका जो एक तरीका है, किस हिसाब से हम मानते थे कि ये फॉरेनर है। तो ज़रा ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पर। अगर फार्मिंग के बाद अगर देखा जाए तो जो फार्मर हुआ करते थे उन्हें स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो जाएंगे A2 के पास और कहेंगे कि आप हमसे
गेहूँ चावल ले लीजिए और हमें घड़े वगैरह बदले में दे दीजिए। ये लोग कर करके चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। क्योंकि देखिए, सपोज़ करिए हमारे पास एक बल्क में एग्रीकल्चर हो गया हो और उसे स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। क्योंकि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो या तो वो ख़राब हो जाएगा या तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए A2 A1 पे डिपेंडेंट है। अब ज़रा देखिए, A2 की अगर बातें करूं तो ये A1 पे कैसे डिपेंडेंट है, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर मान करके चलिए इनका काम है घड़े बनाना, तो इनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। और इसी चीज़ों को देखते हुए ज़रा ध्यान दीजिए चीज़ें किस प्रकार आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट हो रही है। और अब इन दोनों का जो रोल है वो हमने देखा। अब A3 से क्या इसका मतलब है? A3 ये है इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आते हैं। कि ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ये जो A1 है या फिर A2 हैं A3 के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब हमारा जो एक मटेरियल है वो काफ़ी सरप्लस में है, अब इसे मार्केट में लेकर के जाइए। चीज़ें किस प्रकार आपका ये काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो अब ये A3 के पास लेकर के जाएगा और चीज़ें देखिए किस प्रकार आगे चल रही हैं। ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की। और अब मैं यहाँ पर बातें कर रहा था कि फॉरेनर कौन होते हैं, विदेशी किसे कहते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यही A3 की बातें करूँ तो इन तीनों के रिलीजन कल्चर तो अलग हैं, और यही अगर एक दूसरे के पास जाते हैं तो ये इस एरिया में फॉरेनर कहलाएंगे, ये इस एरिया में विदेशी कहलाएंगे। और यही देखा गया था मध्यकालीन भारत में। जिन लोगों का हमारे कोई कल्चर से लेना देना नहीं था, जिन लोगों का हमारे कल्चर से कुछ भी मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, वो लोग भारत आ करके चीज़ों को किस प्रकार आगे लेकर के गए थे, तभी हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर के नाम से जानते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी के बीच में क्लियर हो गया होगा। और अब मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने की। हमेशा से मैंने सिग्निफिकेंस की बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि सिग्निफिकेंस ही है आपको एक तरह से इस प्रकार एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा कि ज़रा देखिए जो सिग्निफिकेंस पे अगर कोई सा भी टॉपिक आता है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं टॉपिक को बताता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ कि अब ज़रा बताइए इस टॉपिक में आगे क्या होगा। और इवन आप लोगों के ही तरफ से आंसर आते हैं कि सर अब इसका आंसर ये होना चाहिए, अब उसका आंसर ये होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चंस की बातें करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास उठ करके आता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि ज़रा बताइए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये है कि बताइए ये सही है या गलत। तो पहला देखते हैं, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700, यानी हमें 700 के बाद की अवधि के शिलालेख नहीं मिला करते थे। तो शिलालेख की अगर पर्सनली मैं बातें करूं तो ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्योंकि अगर मान करके चलिए शिलालेख का जो एक अवधि हुआ करता था, शिलालेख का जो एक ड्यूरेशन हुआ करता था वो आज से ही नहीं था, वो काफ़ी पुराना हुआ करता था। इवन जो ब्रिटिशर्स भी हुआ करते थे, इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट भी हुआ करते थे, उन लोगों ने कॉइन्स को निकाला था, अभिलेखों की बातें करी थी, मैन्युस्क्रिप्ट की बातें करी थी। और वो 700 क्या, वो तो काफ़ी पहले से ही इन सारी चीज़ों की चर्चाएं होती जा रही थी, जिस वजह से देखा क्या गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होता था। इसके बाद अगर मैं अगले स्टेटमेंट को देखूं कि द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी मराठाओं ने इस अवधि के दौरान अपनी राजनीतिक महत्व पर जोर दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट डेवलपर्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द सेपरेट ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, यानी वनवासियों को कभी कभी कृषि बस्ती के प्रसार के साथ उनकी भूमिका से बाहर धकेल दिया जाता था। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चीज़ों की जब हम देखते हैं शुरुआत, मैंने अभी आपसे कहा था सोसाइटी के बारे में, और इस डायग्राम को अपने जहन में ही बिठा लीजिएगा। क्योंकि अगर मान करके चलिए ये A3 होता था और मैंने आपको बताया था ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, क्योंकि अगर स्ट्रांग ना होता तो ये A1 और A2 इसके पास उठ करके नहीं आते। इसी वजह से देखा क्या जाता था, इन लोगों ने इन बाकियों जगहों पे जा कर के अपना शासन फैलाने की शुरुआत कराई। सपोज़ करिए A2 का काम उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया कि ज़रा बताइए ये काम आप गलत कर रहे हैं, और अब आप इस काम को छोड़ करके किसी और चीज़ का रोपण करेंगे, किसी और चीज़ को उगाएंगे। और यही जो सारी चीज़ है एक विद्रोह के तौर पे हमारे हिस्ट्री में उठ करके आती है। और यही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे एक सोसाइटी को लेकर के एक
सोसाइटी की बात कर करके चीज़ें एक विद्रोह तक चली जाती है, और इसी को शायद हम मूवमेंट का नाम देते हैं। और ये वही मूवमेंट होता है, चाहे आप खिलाफत की बात करें, चाहे चंपारण की बातें करें, वो कुछ इसी प्रकार चला था। तो इसी में यही कहा गया है कि जो वनवासी हुआ करते थे उनको कभी कभी कृषि बस्ती के प्रसार के साथ उनकी भूमि से ही बाहर धकेल दिया जाता था। और आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे सोसाइटी में जो एक डिवीज़न है वो आज से ही नहीं, काफ़ी पहले से ही आ गया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सिंधु घाटी सभ्यता में इन सारी चीज़ों का वर्णन काफ़ी अच्छे से किया था। जब हमारे पास सिटाडल का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारे पास किलाबंदी का फॉर्मेशन हुआ था। इसी के साथ अगले फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। द सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर और काशकम्बोड। इसका मतलब ये है सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन ने असम, मणिपुर और काशकम्बोड को नियंत्रण किया था। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। और ये क्यों फॉल्स है ज़रा देखिए। ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में अगर बातें करूँ तो वो 1266 यानी 1266 से लेकर के 1287 तक आया था। और इनकी अगर बातें करूं तो इसके पास ना ही केवल यही एरिया हुआ करते थे, इन्होंने अपना जो साम्राज्य का जो फैलावा है वो काफ़ी ऊंचे लेवल तक लेकर के गया था। जिस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, और इवन आप लोगों की तरफ से ही रिक्वेस्ट आया था कि सर जो आंसर है वो यही बताइए, क्योंकि दिक्कतें होती हैं क्या, लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होता है जिस वजह से उनको लिखना नहीं आया, स्पेलिंग कहीं छूट गया। तो जो ऑप्शन है वो कुछ इसी प्रकार है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर टिक हुआ करता था, जो यहाँ पे ब्लैंक हुआ करता था, वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अभिलेखक वो स्थान है जहाँ पांडुलिपियाँ रखी जाती थी। तो यहाँ पर आंसर पांडुलिपि ही हो जाएगा। ग्यासुद्दीन बलबन डैश वाज द 14th सेंचुरी। हाँ, इसका मतलब ये है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। तो ग्यासुद्दीन बरनी हुआ करते थे, जियासुद्दीन बरानी हुआ करते थे। और डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सबकॉन्टिनेंटल ड्यूरिंग दिस पीरियड या दिस टाइम। तो पोटैटोज़, कॉर्न्स, फिर उसके बाद आप मिर्च कहिए, चाय कहिए, कॉफ़ी कहिए, वो इसी टाइम में आया था हमारे पास। इसका मतलब ये देखिए, इससे पहले अगर प्राचीन भारत की बातें करूं तो हमारे पास एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वीट, बार्ली, मिलेट्स, इन सारी चीज़ों में सिमट करके रह गया था। बट अभी के टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए हमारे पास धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती रहीं। और मैंने आप सभी को यही बताया हमेशा कि हिस्ट्री जो है वो रातों रात नहीं बदलती, हिस्ट्री कोई एक दिन में चेंज नहीं होती। इवन आप खुद भी देखिए, आप खुद एक तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी एक इतिहास लिख रहे हैं, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा यही सारी चीज़ें हैं आपको एक पास्ट के तौर पे याद रह जाएंगी कि इस टाइम में हमने सूरज सर को फॉलो करा था, तभी आज हम इस जगह पर हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी ही एक इतिहास के पन्नों में रोज़ रोज़ आप नया चैप्टर लिख करके जा रहे हैं, और यही एक किताब बन करके आपके पास रह जाएंगी। और यही सारी चीज़ें इन फ्यूचर आप सभी को बताएंगी कि अगर मैं नहीं होता आप सभी के साथ तो आप सभी का पेपर भी क्लियर ना होता। फिर ज़रा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, यानी इस अवधि से जुड़े कुछ तकनीकी परिवर्तनों की सूचनाएं बताएं। तो सम ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस वर use of spinning wheel in weaving, use of Persian wheel in irrigation, use of firearm span in reason। इसका मतलब ये है बुनाई में चरखों का यूज़, सिंचाई में फारसी पहिए का प्रयोग, और अग्नि यात्रा यानी जो क्षेत्र है उसका उपयोग यहाँ पर इस टाइम में होने लग गया था। तो चीज़ें ज़रा देखिए, पहले अगर एंशिएंट की बातें करूँ तो सबसे पहले ज़रा ध्यान दीजिए, हमने स्टोन को यूज़ करा था, धीरे धीरे मेटल आ गया था, तो ताम्र, कॉपर, आयरन, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हमने देखा था। लेकिन उसके बाद देखिए सोसाइटी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, और इवन हमने कितने ही साल पहले की हिस्ट्री को अब हम ले करके आ रहे हैं। और चीज़ें देखिए कभी भी रातों रात नहीं बदली जाती, कभी भी हम ये कह सकते हैं कि एकदम से चेंज नहीं आता है।
और ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये भी सिग्निफिकेंस का पार्ट है। सिग्निफिकेंस को तो आप गांठ बांध करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यही सिग्निफिकेंस है आप सभी को साइंस के बारे में बताता है। यही सारे सिग्निफिकेंस है आपको विज्ञान के बारे में बताता है कि अगर विज्ञान हमें आगे बढ़ना सिखाता है तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, हमें जीना सिखाता है। इस लाइन को याद रखिएगा। कभी भी पूछा, किसी ने भी पूछा कि ज़रा बताइए साइंस अगर ना होता तो क्या आज हम आगे बढ़ते, या फिर आर्ट्स का, कला का हमारे जो सोसाइटी में एक रोल है वो कितना बड़ा रोल है। तो अब आई होप आप इस आंसर को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं कि ज़रूर साइंस जो है हमें आगे बढ़ना सिखाता है, लेकिन दिन पर दिन हमें जीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ कला, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, सिर्फ और सिर्फ कल्चर ही सिखाता है। इसी के बाद ज़रा देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द टर्म पैन रिलीजन एम्पायर मीन्स, यानी कि अखिल क्षेत्रीय साम्राज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, द पैन रिलीजन empire is referred to an empire spanning diverse regions. The dynasties of the Mughals, Cholas, Khiljis, Tughlaqs were extended over a pan region. यानी पैन रीजन एम्पायर शब्द को विविध क्षेत्रों में फैले साम्राज्य के लिए संदर्भित किया जाता है। मुगलों, चेलों और उसके बाद खिलजी, तुगलकों के राजवंशों का विस्तार पूरे क्षेत्र में किया गया था। तो इसका एक बार और मैं समझा दूं। सपोज़ करिए सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं, और इसी सोसाइटी के बारे में मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि सोसाइटी में ही जो चेंज होने की जब शुरुआत देखी गई थी तो तभी से जो हमारा हिस्ट्री है वो आगे बढ़ने की जो स्थिति में आ गया था। तो अब मैंने एक बार और आप सभी को A1, A2 और A3 की तरफ लेकर के आता हूँ, और मैंने आप सभी को बताया कि इस A3 में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि पैसों में, पावर में काफ़ी ऊपर हुआ करते थे, और ये लोग जब धीरे धीरे करके अपने एरिया को फैलाएंगे तो इसी को हम पैन रीजन मान जाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, हो सकता हो कि इन्होंने A2 पर भी अटैक कर दिया हो, A3 पर भी अटैक कर दिया हो, तो किसी भी रीज़न से इन्होंने चीज़ों को, अपने एरिया को फैलावा करने की कोशिश करा हो, तो इसी को हम पैन रीजन ही कहेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यही जो हमारे शासक हुआ करते थे वो कुछ इसी प्रकार हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों को एक फिक्स्ड एरिया से मतलब नहीं था। उन लोगों को बस अपना जो साम्राज्य है वो फैलाने में विश्वास रखते थे। क्या ज़रूरत थी बाबर को इंडिया आने की, इन सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा था। क्या ज़रूरत थी अकबर को पूरे भारतवर्ष में अपना परचम फैलाने की, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हमें क्या क्यों इन सारी चीज़ों में हिस्ट्री को लेकर के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान करके चलिए आज अगर हिस्ट्री में कोई रीराइटिंग होती है, कोई हमें नया सोर्स पता चलता है, तो हो सकता हो वो जो इतिहास था वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या, क्यों और कैसे, हमारे 6 चैप्टर का पहला ये नाम था, लेकिन उस पर गहरा अध्ययन मत करिएगा, चीज़ों को बस आराम से समझते जाइएगा। इसी के बाद मैं आप सभी को बता दूं, एनसीईआरटी में दिक्कतें आ रही हैं अभी भी, तो इसका मैं एकमात्र सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेकर के आता हूं कि हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच स्टार्ट होने वाला है, और इसके रजिस्ट्रेशन की बातें करूं तो ये रजिस्ट्रेशन भी चालू है। इवन देखा क्या गया है, काफ़ी भारी मात्रा में जो लोग हैं इसे ले रहे हैं, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लोग जब ले रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा बनिए, इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ये ज़रूर आपके जो तैयारी में है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डालेगा, हमारे ओजांग सर हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, और इसका जो परिणाम है, इसका जो रिज़ल्ट है, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें किस प्रकार अच्छे से चल रही हैं। अपॉर्चुनिटी अगर आप सभी के सामने आया है, तो अगर उसे किसी भी रीज़न से मिस करते हैं, किसी भी रीज़न से अगर आप खो देते हैं, तो ये आपकी ही जो तैयारी है उसमें एक कमियों का प्रतीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए ही है, और इवन इसको ज्वाइन करिए। जो बैच है वो 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी चल रहा है। और अब ज़रा ध्यान दीजिए, लिमिटेड सीट बचे हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आप सभी से कहा कि काफ़ी भारी मात्रा में जो लोग हैं इसे ले रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें काफ़ी बेस्ट हैं, इसी वजह से जो लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप भी इन सारी चीज़ों में पीछे रह रहे हैं, तो वो एक गलती के फॉर्म में आप सभी के सामने उभर करके आएगा। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे
स्टूडेंट्स हैं वो किसी अच्छे चीज़ों का हिस्सा ना बने। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ ही चीज़ों को खोइएगा नहीं। अगर पॉजिटिव वे में चीज़ें जा रही हैं तो इसको बस होने दीजिएगा, क्योंकि यही जो एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ करके आप काफ़ी अच्छा एक नॉलेज पा सकते हैं। एनसीईआरटी को एक बेस कहा जाता है, और यही अगर बेस अगर नहीं होगा तो चीज़ें ख़राब होंगी। क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिए, अभी से ही अगर मैं आप सभी को कह दूं, स्पेक्ट्रम उठाइए और रट्टा मारना चालू कर दीजिए, आर.एस. शर्मा को देखिए, फिर उसके बाद आप नॉर्मन लोवे को कैसे भूल गए हैं, फिर उसके बाद अर्जुन देव भी तो बुरा मान जाएंगे। इन सब का जो ख्याल है अभी मन से निकाल दीजिए, और सिर्फ बस इतना ध्यान में रखिए कि यूपीएससी है वो अभी सिर्फ क्वेश्चंस जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस से ही आए हैं, बेसिक चीज़ों से ही आने की शुरुआत वहाँ देखी गई है। जिन लोगों का बेस कमज़ोर है वही लोग एग्ज़ाम के बाद निकल करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर तो यार बड़ा गंदा गया है। तो ज़रा इन सारी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, और जो बैच है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ ही कॉन्सेप्टर जो EMI मंथली बैच है, इसके भी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और वही चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी अगर आप सभी के सामने आया है तो इसको किसी भी रीज़न से खोइएगा मत। जाते जाते एक और बात आप सभी को मैं बताऊंगा, नथिंग कैन इंस्पायर यू मोर देन योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये है, अगर आपने सपना देखा है, चाहे वो कुछ भी बनने का हो, कुछ भी करने का हो, क्यों है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को निकाल करके, क्योंकि अगर आप उनके क्यों और कैसे पर जाएंगे तो जो सपना है उस पर एक सवाल उठ करके आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने सपने की तरफ आगे बढ़ करके आगे जाइएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को अच्छे से लेकर के जाइएगा। जो नेगेटिव लोग हैं, जो लोग गुमराह करने का काम करते हैं, वो किसी भी रूप से आपके सामने आ सकते हैं। और किसी भी कहने का मतलब, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो इवन किताब भी हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ने का है। और लिमिटेड चीज़ें ही अगर आप पढ़ते जाएंगे, उसी को अगर बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती जाएगी। और इवन आप ये देख पाएंगे कि जो आप दिन भर में मेहनत 4-5 घंटे करते हैं वही उन लोगों के बराबर हो जाएगा जो कि मेहनत 12 घंटे 14 घंटा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। बस सिर्फ और सिर्फ यही याद रखिएगा कि अगर मान करके चलिए हमने एक सपना देखा है तो इसे पूरा करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ही ऊपर आ जाएगी, क्योंकि कोई और करके नहीं देता है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाता है कि एट द एंड आप सभी को यही समझ आएगा कि जो हमने जितनी मेहनत करी वही सफिशेंट है और वो करना ही चाहिए था। इसी के साथ ही मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर कुछ भी अगर डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप सभी कमेंट सेक्शन को तो भर दीजिए ताकि मैं अगले दिन आ करके वही सारे डाउट्स आप सभी के सॉल्व कर पाऊँ। और जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, मध्यकालीन की अगर मैं बातें करूँ, सिर्फ और सिर्फ मिडाइवल इंडिया की मैं बातें करूँ, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमें इसमें ज़्यादातर जो राजा रानी इनकी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। इनके डेट्स वगैरह, नाम वगैरह में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब मैं हूँ आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा और चीज़ें एक काफ़ी पॉजिटिव वे में, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करिएगा। और आप सभी से यही कहूँगा कि चीज़ें अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक विश्वास के साथ आ रहे हैं। अपने सपनों का आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि यहाँ आने से चीज़ें कितनी अच्छी दिन पर दिन होते जा रही है। एंशिएंट का जो टाइम फ्रेम था उसको मैंने बोरिंग से फेवरेट बना दिया है। और वो कैसे बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाए हैं। क्वेश्चन से ही जितने टॉपिक खींच सकता था वो निकाल करके आप सभी के सामने ला रहा हूँ। और इवन मेडिवल की भी बातें करूँगा, आधुनिक की भी बातें करूँगा, वर्ल्ड की भी बातें करूँगा, आर्ट एंड कल्चर की भी ही बातें करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन का जो सेगमेंट अगर आप सभी का जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, आप सब खुद ये पाएंगे कि हमने तो एनसीईआरटी पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने से जो हमारा नॉलेज है वो ज़ीरो से हीरो तक का लेवल हमने अब तय कर लिया है। तो इसी के साथ ही अब मैं मिलता हूँ आप सभी के इसी के साथ ही अब मैं मिलता हूँ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दूसरे लोगों की बातें ना सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है तैयारी के भी दौरान। और इवन अगर ज़िंदगी की भी बातें करूं, अगर सही से रहना है तो सिर्फ बस अपनी ही करते जाना है। इन सारी चीज़ों का बस ध्यान रख करके अपना ख्याल रखिएगा। डाउट्स वगैरह कुछ भी आए इनको सीधा कमेंट करिएगा ताकि मैं अगली क्लास में डिस्कस कर पाऊँ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।